इलेक्शन एडिशन सीधे इंडिया गेट से देख रहे हैं आप, स्टूडियो से बाहर जनता जनार्दन के बीच से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो देश में भ्रष्टाचार, गंदगी, ये सब हटाने में उनकी मदद करें, यानी चौकीदार की भूमिका निभाएं। राहुल गांधी ने भी फौरन रिएक्शन दिया, प्रधानमंत्री पर तंज कसा, ये कहते हुए कि ये तो रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मूव प्रधानमंत्री की तरफ से है। यहाँ पर आपके लिए याद करना जरूरी हो जाता है आपके लिए कि राहुल गांधी रफाल को लेकर, नीरव मोदी, विजय माल्या को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं और इसीलिए कई बार आपने उनकी रैलियों में चौकीदार चोर है के नारे भी सुने हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि प्रधानमंत्री ने इस चौकीदार को ही अपने कैंपेन में तब्दील कर दिया। इसीलिए बड़ा सवाल ये, क्या 2014 में चाय वाले की तर्ज पर अब चौकीदार 2019 में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है? सवाल ये भी उठ रहा है कि आज बीजेपी की जो पहली लिस्ट आने वाली है और वही हमारी इस वक्त की बड़ी खबर भी है, उसमें कौन कौन से नाम होंगे। तो आपको बता दें, अब से करीब 1 घंटे बाद सीईसी की ये बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं। सोर्सेज हमारे ये कह रहे हैं कि करीब 100 नामों का ऐलान आज ही हो जाएगा। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर कि ये जो 100 नाम होंगे, जो कि कहा जा रहा है कि आज 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसमें वो नाम कौन कौन से होंगे, किसे आज टिकट मिलेगा और किसका आज पत्ता कटेगा। और यही जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार के पास। रविंद्र, और क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, 4 बजे से बैठक होनी थी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है 5:30 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। हालांकि सीईसी के कई सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं और अलग से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मुलाकात कर रहे हैं कई बड़े नेताओं से। लेकिन जो सीईसी की बैठक है वो 6 बजे के करीब शुरू होगी। जहाँ तक उम्मीदवारों के नाम है, तो मैं बता दूँ कि 40-50 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। अगर पूरे 272 की बात देखा जाए, पूरे पिछले लोकसभा में जीते हुए सांसदों का ओवरऑल, तो उसमें 60 से 70 ऐसे उम्मीदवार हैं, सब बड़े नेता हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। उनका नाम तो तय माना जा सकता है, चाहे मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, राधा मोहन सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, अनुराग ठाकुर, इस टाइप के जो बड़े नाम हैं ये तो है। लेकिन जहां पर जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के जो उम्मीदवार हो सकते हैं, जहां पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जहां पर 7 फेज में चुनाव होने और जो भी सीट पर चुनाव हो रहे हैं इस बार फर्स्ट और सेकेंड फेज में, वहां पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहां पर के सभी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। जो भी टीएमसी ज्वाइन किए उनको सभी को टिकट मिलेगा, अपने मौजूदा सांसदों के अलावा, चाहे बाबुल सुप्रियो हो या फिर जो दूसरे सांसद यहां पर ज्वाइन किए टीएमसी से, उन सभी को टिकट दिया जाएगा वेस्ट बंगाल से। उसी तरह से उड़ीसा में बीजेडी से जो भी सांसद ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको भी टिकट दिया जाएगा, जोएल ओरांव को छोड़कर। जोएल ओरांव बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर 71 जो सांसद हैं उसमें से कई का परफॉर्मेंस, ऑडिट पर परफॉर्मेंस बेकार रहा है, पार्टी के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उसमें से कई सांसदों को टिकट कटेंगे। लेकिन चूंकि 7 फेज में चुनाव है, तो जहां जहां चुनाव होने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड फेज में, उन्हीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज की जाएगी और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा 18 और 22 को जो होने वाली सीसी की बैठक उसमें हो सकती है। रविंद्र, बस एक संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कुछ नाम तो श्योर शॉट है, वो कौन से नाम जिनके पत्ता कट सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ा कयास वो लग रहा है, अगर सबसे बड़े नेताओं में देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, बीसी खंडूरी, ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चाहे फिर कलराज मिश्र, ऐसे बड़े नाम हैं। विजय चक्रवर्ती गुवाहाटी से कई बार के सांसद रही है। ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर पार्टी को विचार करना, क्योंकि एक 75 के पार भी है, स्वास्थ्य कारणों से भी है। टिकट मिलता है कि नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को पिछले बार भी सबसे आखिरी जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें टिकट मिला था। उसके पहले आप देखिए जो बड़े नाम होते थे पहली सूची में ही उनके नाम जारी किए जाते थे। तो ऐसे 5-6 नाम है, 7 नाम है जो बड़े कद के हैं, जो अपने बलबूते जीत भी सकते हैं। लेकिन क्या पार्टी उनको टिकट देगी, ये कयास अभी भी लग रहा है कि देगी कि या नहीं देगी। शुक्रिया रविंद्र कुमार। अपडेट्स के लिए आपके पास आऊंगी तो और किसी की निगाह है, ये जो पहली लिस्ट आती है इसमें किस किस के नाम आते हैं। हालांकि मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार को आपने साफ ये कहते हुए सुना कि करीब 50 नाम ऐसे हैं जिन पर किसी तरह की जद्दोजहद या माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आगे भी रविंद्र के पास आपको लेकर चलेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी बहस का। जल्दी से मैं आपको सवाल बता देती हूँ आज कौन से सवाल जो हम ताल ठोक के पूछने वाले हैं। तो पहला सवाल कुल मिलाकर यही है, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, आज प्रधानमंत्री की तरफ से मैं भी चौकीदार,
ये कैंपेन शुरू की गई है। सवाल हम सीधा सा पूछ रहे हैं जी न्यूज पर कि क्या इस बार अब की बार चौकीदार वर्सेस परिवार होने वाला है, क्योंकि लगातार परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या मुद्दों पर खाली इसीलिए चोर पर बजा रहे हैं ताली? सवाल ये भी है कि 2019 का चौकीदार कौन, जिसका जवाब जनता जनार्दन को देना है। बीजेपी की पहली लिस्ट क्या मैच विनिंग साबित होगी, जिसे लेकर हमने आपको अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे किन मामलों में चैलेंजेस हैं बीजेपी के सामने, और साथ ही इन उम्मीदवारों में कौन अंदर होगा और कौन बाहर। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आप हमारे साथ संजीव तिवारी को देख पा रहे हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं, टी.आर. रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ असद खान फलाही हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही जफर इस्लाम साहब भी आ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सर आज तो बहुत खुश होंगे। मैं भी चौकीदार कैंपेन जैसी शुरुआत आप उम्मीद कर रहे थे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के पास ना तो मुद्दों की कमी दिखाई दे रही है इस समय, ना शब्दों की कमी। देखिए, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछता वो देश के चौकीदार है कि नहीं? भाई बताइए, आप लोग है कि नहीं? देश का हर नागरिक चौकीदार है, और प्रधानमंत्री जो है प्रधान सेवक है, वो भी देश के एक चौकीदार है। जब इन्होंने ये नारा दिया है तो राहुल गांधी किसी भी रैली, किसी भी स्पीच या अपने ऑफिस में, दफ्तर में भी बोलेंगे कि अगर चौकीदार का नाम लेंगे तो लोग उसके बाद कहेंगे मैं भी एक चौकीदार हूं। ऐसी गूंज देश में गूंजेगी, हर मोहल्ले से, हर गली से, हर शहर से, हर सिटी से। लेकिन जफर इस्लाम, ये जो कुल मिलाकर चौकीदार वर्सेस परिवार है, क्या कहें 2019 का इलेक्शन बस इसी लड़ाई पर है? नहीं, देखिए, हमने 2014 में जो हमने बताया था देश की जनता को, उसने हमने काम किया है। हमने देश की जनता के साथ हर साल अपना लेखा जोखा दिया है। 5 साल का भी लेखा जोखा हम उनके सामने रख रहे हैं और रखते जाएंगे। घर घर तक जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हम उनके साथ अपना परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। लेकिन जब एक परिवार है जो इस तरह की झूठ फैला रहा है, तो उसका जवाब देश की जनता ही देगी कि हम भी एक चौकीदार है देश में, और जब चौकीदार का नाम लेंगे तो देश में गूंज उठेगी कि मैं भी एक चौकीदार हूं। जैसे मैं आज आपके सामने आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूं कि मैं भी एक चौकीदार हूं। ओके सर, ठीक है। असद खान फलाही, राहुल गांधी खूब चीख कर चिल्ला रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और प्रधानमंत्री ने आज मैं भी चौकीदार को ट्रेंड करा दिया। 130 करोड़ भारतीयों से कह रहे हैं बन जाइए चौकीदार। देखिए, अभी जफर भाई जो हमारे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम जनता के बीच जाएंगे जो हमने जनता के लिए काम किया है। 2014 के मैनिफेस्टो के मैं भी वोट करूंगा, मैं भी देखूंगा कि किस पार्टी ने कौन अच्छा वादा किया था और किसने कितना उसके ऊपर परफॉर्मेंस दी। 2014 का मैनिफेस्टो मैं इनका भी पढ़ रहा हूं और कांग्रेस का भी पढ़ रहा हूं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी पढ़ रहा हूं। लेकिन चूंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आई, बीजेपी सत्ता में आई, तो बीजेपी ने जो वादे किए थे उन वादों को कितना ये खरे उतरे, कितना नहीं, ये देश की जनता भी जानती है। मैं भी चौकीदार, देखिए सुनिए, एक बात छोड़ दीजिए ना, देश की जनता को छोड़ दीजिए, देश की जनता डिसाइड करेगी। देश की जनता ही डिसाइड करेगी। आप सिर्फ देश की जनता को आप छोड़ दीजिए, समर्पित कर दिए देश की जनता पे। भाई 5 साल के परफॉर्मेंस प्लीज फलाही साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, राहुल गांधी चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं चौकीदार चोर है, और दुनिया में ट्रेंड हो रहा है मैं भी चौकीदार। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है राहुल गांधी के लिए। इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति बना दी गई है, वो खरबूजे की हालत बना दी आपने कि वो बेचारा छुरी पे गिरा खरबूजा, तब भी फटना खरबूजे को है, और खरबूजा गिरा छुरी पे तो भी। अब आप ये समझिए, नहीं बिल्कुल, अरे वो कुछ सवाल, अरे बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। कांग्रेस इस वक्त कुछ भी बोलती है, कुछ भी सवाल पूछ ले या कोई भी बात कर दे, मीडिया और जो बीजेपी के और जो स्पोक्स पर्सन है उसको इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं ये कि जैसे उसने देशद्रोही बात दोषी है। अभी कांग्रेस अपने मोटर माउथ को कंट्रोल ना कर पाए तो मीडिया दोषी है। आप अपने पे क्यों ले रही है? मैं अपने पे क्यों ले रही है? प्लीज मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर। इस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी कर दी है कि वो कुछ भी बोल रही है उसके खिलाफ ही जा रहा है। तो खरबूजे की जो हालत होती है कांग्रेस वही हालत कर दी है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है, सुनिए, अरे बोलने तो दीजिए सर। सर बोलिए जल्दी सर, 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। आज जो प्रधान सेवक जी जो बात कह रहे हैं, प्रधान सेवक का सबसे पहली बार शब्द, प्लीज सुनिए, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। आप सुन ले, बोलने दीजिए उनको। बोलो, प्रधान सेवक का नाम लिया, बोलो भाई मोदी जी का नाम लो। एक सेकंड आप लोगों को नहीं, मैं बोल रहा, आप लोगों को देख के लग रहा है कि मोदी जी ने देश के लिए काम किया हो या ना किया हो, आप लोगों के लिए जरूर किया है, क्योंकि जितनी दूर लगेगा। ठीक है, देखिए
एमएच खान को लेकर देश के हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा समय। बहस में प्लीज मैं आपको आगे मौका दूंगी। संजीव जी आपकी बारी आएगी प्लीज। एमएच खान हमारे साथ यहाँ पर नहीं है लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब, चौकीदार की चौकीदारी से सर लोग पूछ रहे हैं आतंकियों को दिक्कत होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को दिक्कत होनी चाहिए, काला धन रखने वालों को दिक्कत होनी चाहिए, ये विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है सर? विपक्ष को दिक्कत कहां हो रही है? चौकीदार खुद ही कह रहा है सब लोग चोर बन जाओ। चोर कौन है इसमें बताइए ना, चोर कौन है आखिर बताएं, मोदी जी बताएं चोर कौन है? जो आज की डेट में आप योगी जी कह रहे हैं कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, गठबंधन से नहीं मुकाबला है, कांग्रेस से नहीं मुकाबला है, किससे मुकाबला आखिर वो योगी जी बता रहे हैं? 3044 करोड़ रुपया 3044 करोड़ रुपया आप जो है विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हैं। जब आप इतने ईमानदार हैं, आपने 2014 में जो वादे किए थे उसका काम कर दिया आपने, तो विज्ञापन में या प्रसार प्रचार में काहे खर्च कर रहे हो? पैसा कहां से आया? आप चौकीदार चोर है, कौन चोर है? किसको बता रहे हो चौकीदार? सारे चौकीदार हो गए तो चोर कहां है? चोर को पकड़ के तो लाओ, जो मेन चौकीदार है वही तो चोर है। चौकीदार सबको बना दिया आपने। भैया जफर इस्लाम साहब, 20 लाख का सूट पहनने वाला आदमी चौकीदार हो सकता है, 8 लाख का फेशियल कराने वाला चौकीदार हो सकता है, पुतला बनाने वाला। आप बताइए ना। नहीं, मायावती ने जो 1000 पुतला बनवाया, अपना महल के जैसा घर बनवाया, कहां से पैसा है भाई? कहां से आ गया? एमएच खान एक सेकंड, हिंदुस्तान को फकीर बना के छोड़ दिया। हिंदुस्तान की जनता परेशान है, हर जगह चले जाते किसान हैं, परेशान है, मजदूर परेशान है। आप कहाँ है? एमएच खान साहब, जनता को क्या कहना, आप बताइए ना, जनता को क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को? एमएच खान साहब मेरी बात सुनिए सर, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं मैं हूं चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आप मुझे ये बताइए क्या कहें सर, क्या कहें जनता से? प्रधानमंत्री जनता से क्या कहें कि चौकीदार बन जाओ, चौकीदार नहीं चोर बन जाओ? 2014 में जो वादा किया था मोदी जी ने उसको पूरा क्यों नहीं किया? काला धन लाना था, काला धन क्यों नहीं लाए? चोर बन जाओ। किसान की दोगुनी मजदूरी करनी थी, आय करनी थी, क्यों नहीं किया? ये बताइए। 15 लाख खातों में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? जनता को ये भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। खान साहब प्लीज, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करते हो, कभी एयर स्ट्राइक पे बात करते हो, खान साहब से चीज घुमाना चाहते हो। सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए, आपसे तो सवाल पूछ रहे हैं लोग, देश की जनता पूछ रही है, पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि आखिर इतने सारे पुतले बनवाने की क्या जरूरत थी मायावती की? आखिर इतने सारे हाथी बनवाने की क्या जरूरत थी? क्या देश में क्या गरीब जनता पे खर्च नहीं कर सकती थी वो? और जितने टिकट बेचे 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में, वो पैसा कहाँ गया भाई? यहाँ जो दिल्ली में महल बना के रखा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन कर रही है। अब आप झूठे हो, अब आप झूठे हो, उसके बारे में आप चोर हो, एक नंबर के चोर हो, आप सवाल चोर हो। उठाए। आपको कहां से पता चला 20 करोड़ रुपया? अरे हमने तो कहा ना, हमने तो 5 साल में काम किया है। देश की जनता के पास जाएंगे, देश की जनता को अपना लेखा जोखा हिसाब देंगे। देश की जनता पे हमने छोड़ दिया, हमको उन पर विश्वास है। अगर उनको मोदी जी पे विश्वास होगा तो जरूर देंगे। लेकिन आप ये बताइए, यही दिक्कत है एमएच खान, और यही दिक्कत है गफर इस्लाम। सुनिए मेरी बात एमएच खान, एमएच खान ऐसे बहस नहीं, एक बात सुनिए मोदी जी के डर से एमएच खान साहब, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आप चोर चोर चिल्ला रहे हैं। मुद्दे कहाँ है भाई? जनता जनार्दन यहाँ पर है, मुद्दे कहाँ है? मुद्दों की बात कौन करेगा? जनता की दुहाई तो आप देते हैं, मुद्दे नहीं है आपके पास, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं आप। ठीक है सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। संजीव तिवारी आरएसएस के लिहाज से बात करूं, एमएच खान साहब, मुझे आधा तो आपकी आवाज आ नहीं रही है सर, दूसरा मैं आपकी तरह चिल्ला नहीं सकती हूं सर, मैं ऐसे चिल्ला नहीं सकती हूँ। ठीक है सर, अभी आप मुझे जरा बात करने दीजिए, मैं दोनों तरफ की बात करती हूँ। बस जरूरत इस बात की आप दोनों कान खोल के सुने, जब आप दोनों कान खोल के सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। संजीव तिवारी, ठीक है सर, भाषण का मंच नहीं है, सवाल जवाब का मंच है। संजीव तिवारी, आरएसएस के लिहाज से मैं बात करूं, जिन मुद्दों को आरएसएस ने उठाया, खासतौर पर राम मंदिर, उसे मुद्दा बनाने की भी कोशिश थी और राम मंदिर निर्माण की भी कोशिश थी, और हमने देखा बीते साल, पिछले साल काफी बयानबाजी भी हुई से लेकर आज, जब एक बार फिर से सरकार या बीजेपी वोट मांगने जा रही है, जो मुद्दे आपके दिल के करीब थे, आरएसएस के दिल के करीब थे, उसमें सरकार की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? देखिए, परफॉर्मेंस से खुश देश का नागरिक है, और
जो राम मंदिर का मुद्दा बता रही हैं वो राम मंदिर का मुद्दा न्यायालय में है और हमें संविधान में विश्वास है, देश के नागरिकों को विश्वास है, सरकार को विश्वास है, संघ को विश्वास है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परंतु भव्य राम के मंदिर का निर्माण इसी साल होगा, पहला। दूसरा, जहां तक मुद्दों का सवाल है, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, आप जनता को बेवकूफ तारीख भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। संजीव तिवारी, जय श्री राम। बैठे हो 5 साल क्यों नहीं बनाया? संजीव तिवारी, आप लोग ना जब बातें करते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी बातों में तारीख भी ना बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। फलाई साहब, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं। नहीं संजीव तिवारी, एक सेकंड सर, मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड आप लीजिएगा, पर मेरा तो 30 काउंटर सुन लीजिए। 30 सेकंड। सर आप मेरा काउंटर तो सुनिए ना, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज काउंटर सुना कीजिए, उसके बाद जवाब पूरा किया कीजिए। आपने कहा उच्चतम न्यायालय पे यकीन है, जब उच्चतम न्यायालय पर यकीन ही है तो किसी पार्टी के लिए मुद्दा कैसे हो सकता है सर? फिर तो उच्चतम न्यायालय बना ही देगा भाई, जो सरकार आएगी वो बना ही देगी। दिक्कत क्या है उसमें? जब न्यायालय के अधीन मामला है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। न्यायालय का जब न्याय आएगा और हमें लग रहा है कि न्यायालय न्याय हमारे पक्ष में देगी, तो हम क्यों अभी घबराएं? और घबराने की क्या बात है? तो जब लगातार 140 वर्षों से इंतजार किया है तो 2 महीने और हम इंतजार कर सकते हैं। पिछले साल क्यों कह और मैं ये बताता हूँ, आप विषयों को भटकाइए मत। विषय ये है आदित्य जी कि देश में लगातार चोरी हो रहा है, टाइटिल चोरी किया जा रहा है। पहले महात्मा गांधी का टाइटिल एक परिवार ने चोरी कर लिया और गांधी के सब लोग वो गांधी बन गए, पहला। दूसरा लगातार पैसा चोरी किया जा रहा है। संजीव तिवारी और लंदन की हर गली में उस परिवार के जीजाजी का मकान है। कैसे हुआ? महसूस कर रहे होंगे कि कल तक जो कानून की बात कर रहे थे, कल तक जो कह रहे थे पिछले साल अध्यादेश ले आइए, आज वो कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय कर देगा। नहीं, मैं कह रहा हूं अध्यादेश भी आएगा। मुझे बताइए, घुमाइए तो नहीं, जवाब तो दीजिए, अध्यादेश भी आएगा और न्यायालय का निर्णय भी आएगा। मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है। टी.आर. रामचंद्रन सर, एक चीज स्पष्ट रूप से आदित्य जी बता रहा हूँ, अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। अगर आप मेरे से प्रश्न पूछ रही हैं, मंदिर का मामला सेंसिटिव मामला है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्या इस समय अध्यादेश आ सकता है? तो सर किसने कहा था पिछले साल इसको लाने? हमने कहा था और हम बार बार कहते हैं कि कानून की मांग आपकी तरफ से आई, अध्यादेश की मांग आपकी तरफ से आई। मैं तो वही सवाल उठा रही हूं। है और देश के 133 करोड़ जनता देश के श्री राम का भव्य मंदिर चाहती है और यह भव्य मंदिर इसी साल बनेगा। मैं कह रहा हूँ 2019 में ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ठीक। टी.आर. रामचंद्रन साहब, आपको क्या लग रहा है 2019 की लड़ाई इन दावों और काउंटर क्लेम्स के बीच में कहां पर खड़ी है? आपको लग रहा है ये लड़ाई कुल मिलाकर चौकीदार वर्सेस जो चोर बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, कितनी कामयाब होती दिखती है आपको? देखिए, ये सब सेमांटिक्स की बात है। आखिरकार जो मुद्दे उभर के आएंगे वो ये हैं कि कितने वायदे इस सरकार ने पूरे किए हैं और आम जनता को कितनी सहूलियत मिली है और गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाई है। मोदी सरकार ने काम जरूर किया है, इसको नकारा तो नहीं जा सकता, बट आखिरकार जो वोट पड़ेगी और ये 7 फेजेस में होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वापस आ रही है। इस वक्त तो स्थिति ये है कि बैलेंस फिलहाल तो मेरे ख्याल में बीजेपी और मोदी साहब के साथ है। ये कैसे यहाँ से आगे बढ़ती है इसको देखना माइक पड़ेगा। थोड़ा सा क्लोज लेके आइए, लोग आपकी बात नहीं सुन पा रहे। माइक थोड़ा सा क्लोज लेके ओके ओके जी। मेरे ख्याल में इस वक्त तो स्थिति ये है कि पलड़ा मोदी साहब के फेवर में है। ये आगे कैसे आगे चलती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं जनता के बीच में ही जाती हूँ। जफर साहब एक 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, आप जब बार बार कह रही हैं ये लड़ाई चौकीदार वर्सेस परिवार है, मैं ये कहता हूँ चौकीदार वर्सेस देश के चौकीदार वर्सेस देश का चोर परिवार है, उसके वर्सेस है। ये है लोगों की राय यहाँ पर ले लेते हैं। लोगों को क्या लगता है, लोग क्या महसूस करते हैं? जी बोलिए। माइक पकड़ो, क्या बोल सकते हैं? प्लीज, मैं फौजी हूँ, आराम से बोलूंगा। जी, मेरे को बोलिए। प्लीज 5 मिनट दो। आज मैं फर्स्ट टाइम 5 मिनट नहीं, मैं आपको 20 सेकंड्स दे सकती हूँ। आप प्लीज अगर 20 सेकंड से बोलो। 20 सेकंड के लिए दे दो। ये जी बोलिए आप। देखो, नेशन फर्स्ट है, हमें लीडर चाहिए जो डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर हो। हमें नेशन फर्स्ट है, हम 2 टाइम की रोटी कम खा लेंगे,
ठीक है ना, लेकिन देश को जो है झुकने नहीं देंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, सिर्फ आप लोग हमारे सब भाई बहन हैं। मैडम जो बार बार में ये पूछ रहे थे मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। मेरा दादा फौज में थे, ठीक है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा मिला, जो उनका हक था, ठीक है। राहुल गांधी चोर है। मोदी ने सब कुछ अच्छा किया है, 4 साल में जितना फौज को ताकत दिया है उससे पहले कभी नहीं थी। मैं आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक सेकंड एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। पहले भी मैंने अपनी डिबेट्स में कई बात कही है, आप लोग इस तरीके के निजी आक्षेप नहीं लगाएंगे, किसी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से इतने डिसिप्लिन की उम्मीद करती हूँ, ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे। मेरा कहना शब्दों के मायने होते हैं। जब 14 में नारेबाजी हुई थी मनमोहन सिंह, तो वो जनता के मन में बैठ गया कि वो मौन रहते कुछ नहीं करते हैं। अगर मोदी जी चौकीदार शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो लगता चौकीदार चोर है, जनता में संदेह जाता, इसलिए उन्होंने पलटवार किया और शायद प्रयोग किया, इसका फायदा होगा उनको। जज्बातों से काम नहीं होते हैं, काम जो करेगा उसी को वोट मिलेगा। मोदी जी की जीत है। ठीक है, मोदी जी की जीत है, ठीक है। देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई यमुनानगर का रहने वाला हूँ, हरियाणा का, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं बता नहीं सकता। और इतना ही नहीं, मेरे गांव में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लाने की भी पूरी योजना है। ठीक है, असद खान फलाई दिख नहीं रहा क्या विपक्ष को ये सब? ये तो लोग बोल रहे हैं ना। देखिए, लोकतंत्र में अगर देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सुनिए, उसमें अब सुन तो लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वो देश के साथ नहीं खड़ा या सरकार के साथ नहीं खड़ा। मुद्दों पे बात होती है। देश की जनता से जो सत्ता पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों पे कितनी खरी उतरी है, ये 2019 के इलेक्शन बता देंगे। आप देखिए, अभी सुनिए, एक की बात कीजिए, लेकिन मसूद अजहर को जी मत कहिए, मसूद अजहर को आतंकवादी कहिए। आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है। आपने चाइना को बताइए, पाकिस्तान की दलाली मत कीजिए। आपने चाइना, आतंकवादियों की दलाली मत कीजिए। आपने चाइना मुद्दों की बात कीजिए। आप चाइना आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? मैं पूछ रहा हूँ, चाइना क्यों नहीं साथ दे रहा? नहीं दे रहा है। चाइना क्यों नहीं साथ दे रहा? आपकी विदेश नीति फेल हो गई है। आतंकवादियों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आपकी विदेश नीति इसलिए चाइना साथ नहीं दे रहा। देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिसने हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया, चाइना उनको मत कहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? जफर इस्लाम राहुल गांधी ने क्या कहा? साथ नहीं दे रहा। ये भारत का फेलियर है। ये फलाई साहब को अभी आपने कहते चाइना के बारे में अगर किसी को संदेह है तो मैं क्लैरिटी के साथ बता देता हूं कि चाइना की ये तकलीफ जो है वो नेहरू की देन है। नेहरू की गलतियों की वजह से आज देश भुगत रहा है। जब परमानेंट मेंबर बनने का सवाल आया तो नेहरू ने ये भेंट कर दिया चाइना को और कह दिया कि हमें नहीं इंटरेस्ट है। अगर कोई चाहे इसका प्रूफ तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है प्रूफ तो मैं वो सारे लेटर दे सकता हूँ कि जितने सारे लेटर उस वक्त एक्सचेंज हुए हैं और क्यों नहीं बना है। इंडिया बन सकता था परमानेंट मेंबर, लेकिन इंडिया को नहीं बना के परमानेंट मेंबर बना दिया। कब तक हम इतिहास में जीते रहेंगे भाई? कब तक इतिहास में जीते रहेंगे? आपने जो गलती की उसका खमियाजा, आपने जो गलती की उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। ये देश की जनता को जानना जरूरी है। जो बात जफर इस्लाम ने नहीं बोली वो एक बड़ा फैक्ट ये है, 15 मुल्कों में से 14 मुल्क चाइना को छोड़कर मसूद अजहर को बैन करने के लिए भारत के साथ थे। और ये बड़ी जीत थी, वो आपको दिखाई नहीं दी सर, वो आपको दिखाई नहीं दी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो 15 में से 14 मुल्क जो हैं वीटो पावर नहीं है। चाइना वीटो पावर है। बार मुल्कों के पास वीटो पावर है। 3 मुल्कों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर है तो वीटो पावर के बारे में बता रहे हैं। जो भारत का विरोध कर रहा है, जिसकी भी गलती थी अतीत में, जिसकी भी गलती थी, गलती आज देश तो भुगत रहा है ना। एक परिवार की वजह से एक परिवार की वजह से देश भुगत रहा है। और बाकी दुनिया की सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन में हर देश ने आतंकवाद के मुद्दे पे देश का सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़कर। ठीक है एमएच खान, इससे पहली जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, दुनिया भर घूमी हूं सर मैं। भारत की एक बड़ी पहचान घोटाले भी होते थे सर। हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। एमएच खान आप बता दीजिए 2014 से 2019 के बीच में कौन कौन से बड़े घोटाले हुए सर? फैक्ट्स पर बात करते हैं। नहीं, घोटाले तो उस सरकार में भी हुए हैं, इस सरकार में भी घोटाले हुए हैं। सरकार तो दोनों सरकारें भ्रष्ट रही हैं। और
अब देखिए ये बीच में बोलेंगे, इनको बोलने की बीमारी है, मुंह की बीमारी है, इनसे मैं कई बार कह चुका हूँ, अपने बीमारी को ठीक करा लीजिए, ये ठीक नहीं करा पा रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार, आज बताइए ना 300, आदित्य जी आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर 5 स्टार इनका ऑफिस बना है, कहां से पैसा आया? जरा मुझे बताइए, 300 रथ इनके 50-50 लाख के रुपए आ गए, ये कहां से पैसा आया? ये भ्रष्टाचार नहीं है? 20 लाख का सूट प्रधानमंत्री पहनते हैं, ये कहां से आ रहा पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं है? मैंने कहा 3044 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार में खर्च किया गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे और शिव छत्रपति। हमारा तो कोई प्रचार प्रसार में खर्च नहीं हो रहा है, हमारा तो कोई नहीं है। एक हर अखबार उठा के देखिए, अगर 10 पेज का अखबार है तो 5 पेज इनके प्रचार प्रसार से भरा पड़ा हुआ है। कहां से पैसा आ रहा है? इतना पैसा अगर किसानों में चला जाए, नौजवानों में चला जाए, तो नौजवानों को नौकरी मिल जाए, किसानों की आय दोगुनी हो जाए। घोटालों की बात करते तो घोटाला गिनवाइए, ऐसे कुछ भी तो मत बोल दीजिए सर, कुछ भी मत बोल दीजिए ना। मीडिया में घोटाला की नहीं है, बता दो क्या मैंने घोटाला? घोटाले हो रहे हैं। नीरव मोदी, देखिए नीरव मोदी लेके पैसा भाग गया, घोटाला नहीं चाहिए। पैसा लेके भाग गया, घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं है क्या? नोटबंदी इतना बड़ा किया, घोटाला सुनो, घोटाला नहीं है क्या? नोटबंदी घोटाला है, घोटाला नोटबंदी घोटाला है, आदर्श घोटाला, पैसा को हड़प कर लिया, काला धन कुछ नहीं आया, घोटाला तो है, ये घोटाला ही तो है। और कौन सा घोटाला दिखाएंगे सर? आप घोटाला कौन सा करेंगे आप? सर ये बताइए ना, आप बताइए ना, आप जमा कीजिए पहले 5000 मोटरसाइकिलें लगाते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप जनता से पूछिए कि ये सरकार ऑनेस्ट सरकार है कि नहीं? जनता से पूछिए, जनता ही जवाब देगी इसका। बीजेपी को सुनिए, आप सुनिए पहले। खान साहब देखिए, मैं जवाब आपके बात का नहीं दे रहा हूं, मैं जनता से पूछ रहा, क्या मोदी सरकार ऑनेस्ट सरकार है कि नहीं? आप ही लोग बताओ, है कि नहीं? ये जवाब आपको खान साहब देश की जनता दे रही है। जहां तक देखिए, हमने 5 साल हमने देश के हित में काम किया है। सरकार ने हर इकदामात ऐसे लिए हैं जो देश हित में है, किसी परिवार हित में नहीं है। आपकी सरकारों ने सिर्फ परिवार के लिए काम किया है, या तो मायावती का पुतला बनाएंगे या गांधी परिवार गांधी। अब आप ये देख लीजिए खान साहब, आखिर किसका नाम हो रहा है? देश की जनता का कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास जो है मोदी जी में है। देश की जनता मानती है कि वो चौकीदार है, और देश की जनता ये मानती है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, भाषण के बदले सवालों के जवाब देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन एमएच खान में जहां पर खड़ी हूं ना, जिस जनता की आवाज बार बार आप सुन रहे हैं सर, ये इंडिया गेट है। ये इंडिया गेट में खास बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए आदित्य जी मेरी बात सुनिए, आदित्य जी मेरी बात सुनिए, आदित्य जी मेरी बात सुनिए। 12 लाख रुपया अमित शाह के बेटे का 12 लाख पूंजी था, 80 करोड़ कैसे हो गया? जरा बताइए, जफर साहब बता दे, 80 करोड़ कैसे हो गया? एक साल में 80 करोड़ रुपया कैसे हो गया? संजीव तिवारी आपको जवाब दे रहे हैं। संजीव तिवारी, खान साहब ये बताइए मुझे कि बहन जी ने क्या कौन सा ऐसा कारखाना लगाया था, कितना पैसा हो गया 5 सालों में? मुझे ये जवाब दीजिए। जीजा जी ने कौन सा ऐसा काम किया था कि लंदन के हर गली में घर हो गया? रॉबर्ट वड्रा ने कौन सा ऐसा काम किया था कि दिल्ली की हर गलियों में उन्होंने घर खरीद लिया? मुझे जवाब दीजिए। देश की जनता भी ये करना चाहती है, और देश की जनता अपने घर की चौकीदारी करना चाहती है। देश की जनता देश को अपना घर बनना चाहती है। हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है। अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से 30-30 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ रुपया नहीं लेती है हमारी पार्टी। आप धन्ना सेठों के पैरोकार हो, आप तो बड़े पूंजीपतियों के पैरोकार हो, आप गरीबों के हितैषी नहीं हो। आप कहां से पैसा लाते हो? आप बताइए, अंबानी बंधु को आपने पैसा कितना दिया, उनसे पैसा कितना लिया, ये बताइए आप। हमारी पार्टी में तो वर्कर 1-1 रुपया 10-10 रुपया इकट्ठा करके इकट्ठा करता है। हमारी धन पशुओं की पार्टी नहीं है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। राहुल गांधी पूंजीपतियों की लड़ाई में पड़ रहे हैं।
उनको पता भी नहीं है कि राफेल कितना जरूरी है। देश के जवान हर साल शहीद हो रहे हैं और वो राफेल का विरोध कर रहे हैं। 44 करोड़ रुपया आपने प्रसाद पर खर्चा किया, ये कहाँ से पैसा है आपके मुताबिक? लेकिन ये पैसा कहाँ से वो है? पार्टी जरूर है जो सेना से सबूत मांगती है, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आपकी पार्टी वो है हमारी पार्टी ने नहीं मांगा सबूत, हमारी पार्टी ने नहीं मांगा। अब सुनिए आदित्य जी, अब बात सुनिए मेरी, अब बात सुनिए। जब आपने सेना की बात शुरू किया तो बात सुनिए मेरी, अब बात काट दिया आप। सेना की बात बस आइए, सेना की बात पे आइए। आप देखिए पुलवामा का हमला हुआ, पुलवामा के हमले के बाद 46 जवान शहीद हुए हमारे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमने हाथ खुला छोड़ दिया। 46 शहीदों के पहले हाथ बंधा हुआ था सेना का, तो उसके पहले जितने शहीद हुए उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? जब 26/11/2008 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना का हाथ बांधे रखा, कांग्रेस ने सेना का हाथ बांध दिया था। सेना के जम्मू कश्मीर में लोग शहीद होते रहे, उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस ने उसका जवाब कौन देगा? कि वो सेना जो हमारे शहीद हुए हैं पौने 50 तक, जो सैकड़ों लोग शहीद हो गए, उसका जवाब कौन देगा? ये बताइए आदित्य जी, बताइए वो जवाब कौन देगा जो सेना का हाथ बांध के रखा प्राइम मिनिस्टर? ये प्राइम मिनिस्टर ने सेना का हाथ क्यों बांधे रखा? क्यों नहीं खुली छूट दिया कि आतंकवादियों को मारो, ये आतंकवादी है, इनको पत्थरबाजों को मारो? क्यों नहीं कहा? आज पत्थरबाज, आज आतंकवादी आपके सीने में बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2014 तक तो हमारी नदियों में दूध बह रहे थे, 2014 तक गंगा जी में अमृत जल बह रहा था, कोई बेरोजगार नहीं था। ये केवल 5 साल में जितने हैं सब बेरोजगार हो गए। अब इन्हीं लोगों से आप पूछिए जो कांग्रेस का पक्ष करते हैं। मोदी देश के सन है, भारत के सन है मोदी, मोदी मोदी मोदी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से हूँ और बहुत तरस रहा था जी न्यूज में आने के लिए। लोग भाई मुझे बोलते हैं मोदी भक्त हो गया है क्या? मैं बोला विद्वान प्रधानमंत्री का भक्त हूँ, किसी मूर्ख अध्यक्ष का गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, ठीक जी, बोलिए जी। कविता लिखी आपने? कविता लिखी आपने? मैम हम देश की युवा शक्ति है और हम मोदी जी के काम से पूरी तरह संतुष्ट है। अगर खुदा ना खास्ता 2019 में मोदी जी नहीं आती है तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि मैं ये देश छोड़ दूंगा। होनी चाहिए इंडिया में। इतना बड़ा पेपर लेके आए, क्या है इसमें? एक सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया में होनी चाहिए, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धू, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला। ठीक है, ठीक है। इन लोगों के जरा सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर देश का भविष्य आगे पहुँचाना है तो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से आना चाहिए। ठीक है। एमएस खान, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना आप। सर्जिकल स्ट्राइक तो देश की जनता को करनी है। उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। अभी मंदिर का मुद्दा आपने जो दब गया 2019 में ये इंडिया गेट पूरा देश नहीं है, ये इंडिया गेट पूरा देश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जब आप आइएगा तो जब बटन दबेगी तब पता चलेगा आपको किस पे बटन दब रही है। भ्रष्टाचार में बटन दब रही है कि हनुमान जी को दलित बताने पे बच रही है। हनुमान जी को बताना, हनुमान जी को दलित बता रहे हैं, भगवान को बांट रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई हिंदुस्तान में नहीं है, इंडिया के लंदन में है। पूरा देश नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। ये आप इंडिया गेट में बैठ करके खड़ी होकर के देश का मूड नहीं बता सकती हैं आप। वहाँ से मूड नहीं बता सकती हैं आप। जरा गाँव में आइए, किसानों के बीच में आइए, मजदूरों के बीच में आइए, नौजवानों के बीच में आइए, तब पता चलेगा कि देश में क्या मूड है और मूड पता चलेगा आपको। एमएस खान साहब, आप 2 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं सर। अब मैं सिर्फ 30 सेकंड्स बोलूंगी और मुझे सिर्फ 30 सेकंड सुनिएगा सर। आप जिस अदिति त्यागी से बात कर रहे हैं वो यूपी के एक गांव से आती है सर। मेरे घर में खेती होती है, किसानों की क्या समस्या है मैं वो भी जानती हूँ।
मेरे घर में जवान लोग भी हैं, उन्हें क्या समस्याएं हैं? बिजली कितनी से कितने पर पहुंची है मुझे ये भी पता है सर। पानी के लिए, सिंचाई के लिए कितने पानी की जरूरत होती है मुझे पता है सर। आप शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर। नेक्स्ट टाइम मेरे बारे में आप कहेंगे तो मैं अपना बायोडाटा आपको भेज दूंगी, लेकिन हाँ, मेरा काम जनता के सवाल उठाना है और मैं आगे भी उठाऊंगी सर। आपको बुरा लगे तो मेरी समस्या नहीं है। फलाई साहब, ये मेरे और आपके बीच का वाद विवाद नहीं है। फलाई साहब, प्लीज, फलाई साहब की आवाज, फलाई साहब की आवाज, चुप हो जाए जब भी बोल। फलाई साहब, देखिए, अभी जैसे जनता अभी मोदी मोदी जी के नारे लगा रही है, अच्छी बात है। ये आवाजें और ये नारे वोटों में बदल जाए और 23 मई को किसकी सरकार आएगी वो पता चल जाए। लेकिन मैं जो क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ, सुन तो ले भाई साहब, अरे सुन ले, सुनना ही नहीं चाह रहे आप लोग। 2004 में भारत उदय का नारा लगाया गया था और उस भारत उदय के नारे में भी ऐसे ही कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस आ रहे हैं 2004 में। उसमें भी ऐसे ही था कि इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था और पूरे देश में ऐसे ही मोदी जी जैसे नारे लग रहे थे। लेकिन सरकार किसकी बनी वो आपको भी पता। रामचंद्रन साहब, फलाई साहब को इतिहास में अब राहत मिल रही है। वो कह रहे हैं 2004 में भी ऐसा था, लेकिन सरकार तो नहीं बना पाया एनडीए दोबारा से। सर, आपको भी इतिहास से ही उम्मीदें हैं क्या? आपको भी इतिहास से ही उम्मीदें हैं क्या? 2004 का उदाहरण दे रहे हैं वो। नहीं, खैर मेरे ख्याल में कोई दो इलेक्शंस कंपेयर किए नहीं जा सकते। बहुत अंतर होते हैं हर इलेक्शन में, पर देखना ये पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्शन मूड कैसे लोगों का बदलता है और कैसे निश्चित होके आगे बढ़ते हैं। देखना पड़ेगा कि आगे कैसे एक नया उमंग लेके लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे वोटिंग होती है। अभी कुछ कहना काफी जल्दबाजी होगी। ठीक है, आप कह रहे जल्दबाजी होगी, लेकिन संजीव तिवारी, मैं लगातार ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, कोई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, कोई आतंकियों के खिलाफ एक्शन की बात करता है, मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ और अपने दर्शकों से भी कह रही हूँ, कोई भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करता है, कोई काला धन वापस हिंदुस्तान में लाने की बात करता है, इसमें बुराई है क्या? इसमें देश का बुरा है क्या? इसमें देश हित है कि नहीं है? देखिए तो विपक्ष इतना घबराता क्यों है? क्यों घबराता है विपक्ष? आदित्य जी, देखिए, विपक्ष इसलिए घबराया हुआ है इन मुद्दों से। एक कहावत है, वो कहावत आप भी जानते होंगे, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। एक और कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और एक तीसरा कहावत है मेरे भाइयों, आप सबने पढ़ा होगा, चोर चोर मोसेरे भाई। अब जब ये तीनों कहावत एक साथ मिलता है तो वही स्थिति हो जाती है विपक्ष की कि पूरा विपक्ष चोर है और विपक्ष चौकीदार से घबराया हुआ है। तो जब नरेंद्र मोदी जी आवाज देते हैं कि मैं भी चौकीदार, तो विपक्ष को लगता है कि देश का हर नागरिक जब चौकीदार होगा और जब वह जाकर 23 मई तक बटन दबाएगा और वह मोदी को पुनः जिताएगा, एक राष्ट्रवादी सरकार लाएगा, तो इन चोरों का क्या होगा? इसीलिए ये विपक्ष घबराया हुआ है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, प्लीज हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग एक साथ जब चिल्लाते हैं तो किसी की बात समझ नहीं आती। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सवाल तो सुनिए आप लोग, सवाल तो सुनिए भाई। 2014 में चाय वाला एक बड़ा मुद्दा बना था। 2019 में क्या चौकीदार आप लोगों के लिए मुद्दा है? मैम, उसने बोला एमएच खान साहब ने कि क्या ये पूरा भारत नहीं है, तो प्रेशर कुकर के कुछ चावलों से पता चल जाता है कि चावल पका है, पूरे चावलों को चेक नहीं करना पड़ता। मैडम, देश खतरे में कैसे है? आज ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, केवल विपक्ष खतरे में है। मैडम, ये जो राहुल जी जो है चिल्लाते हैं, इस बार में अमेठी से हार रहे हैं। राहुल जो है डंके की चोट पर। मोदी है, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। राहुल गांधी एक बार बिना देखे राष्ट्रीय गान गा दे पूरा, मैं अपना वोट राहुल गांधी को दे दूंगा। मैं कांग्रेस के बारे में बताता हूँ। कांग्रेस जो है वो भैंस है। जैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत है, भैंस जाके गाय को कहती है कि तेरी पूंछ काली है। कांग्रेस खुद ही काला है। अब तो मैडम इनकी रायबरेली की
और अमेठी की सीट भी गई। ठीक है जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम आपका। देखिए जनता की आवाज है कि इस बार रायबरेली और अमेठी की सीट गई। मुझे पूरे यकीन है कि प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में इसी तरह सोचती है कि एक सबक सिखाना राहुल गांधी परिवार को। इसलिए ये लड़ाई जो है देश के चौकीदार वर्सेस चोर परिवार से है और देश की जनता देश के चौकीदार के साथ है। इस्तेमाल करने लगे फलाई साहब 20 सेकंड्स देखिए एक बात तो तय है कि जनता इस बार बीजेपी को वोट नहीं करने वाली, मोदी जी को नाम पे वोट करने वाली है। जो दिख रहा है ना मोदी जी का, बीजेपी को वोट नहीं करेगी। रामचंद्रन साहब जल्दी से सर, रामचंद्रन साहब 20 सेकंड्स में इत्तेफाक रखते हैं वोट मोदी के लिए होगा बीजेपी के लिए नहीं। मोदी जी रामचंद्रन साहब आपसे पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ लीडर मोदी के हैं। लिए होगा कि बीजेपी के लिए होगा? जो अभी ये फलाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के लिए वोट होगा। मेरे ख्याल में वोट एसेंशियली मोदी साहब के लिए होगा और मोदी साहब के मतलब बीजेपी के लिए। ठीक है एक फाइनल कमेंट। मैम जैसे रशियन पुतिन को 10-15 ईयर दिए, ऐसे नरेंद्र मोदी दोगे ना। वर्ल्ड बैंक पैसा मैं देगा पूरा वर्ल्ड। मैडम जी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो पुराने लोगों के मुलाजिम लगे हुए हैं। वो लोग अभी मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।